हेलो एवरीवन, व्हाट वी हैव सीन सो फार इन द प्रीवियस थ्री वीडियोस। हमने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस का स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर लिया है। अब हम लोग एक सीरीज सर्किट का यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो कंसिडर करते हैं एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इसको एक वोल्टेज सोर्स के क्रॉस लगा लेते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड। प्लस माइनस एक पोलैरिटी को कंसिडर करते हुए करंट का डायरेक्शन हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, दैट इज आई। सो एज वी नो इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वी आर, वो सेम फेस में रहता है करंट के साथ। ये हमने देखा है रेजिस्टेंस के केस में। और इंडक्टेंस के केस में करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से। इंडक्टर वोल्टेज जो है वो आगे चलता है 90 डिग्री से। ठीक है, ये दो वोल्टेजेस हैं हमारे पास, जिन दोनों से इस सर्किट का टोटल वोल्टेज भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों फेजर डायग्राम को क्लब करें तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो करंट है आई वो कॉमन है रेजिस्टेंस में भी और इंडक्टेंस में भी। तो फॉर फेजर डायग्राम द कॉमन क्वांटिटी शुड बी कंसिडर्ड ऑन रेफरेंस एक्सिस। तो हमने यहाँ पर इस करंट को ले लिया रेफरेंस पर, ये आपका आई है। इस आई के करस्पॉन्डिंग हमारा जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो सेम फेस में है, तो हमने सेम फेस में पैरेलल टू द करंट आई बना वी आर बना लिया। और जो वोल्टेज है वी एल, दैट शुड बी लीडिंग फ्रॉम दिस करंट बाय 90 डिग्री। तो ये आपका वोल्टेज बन गया वी एल। ठीक है, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। इस फेजर डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज वी आर है और जो वोल्टेज वी एल है, उन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। यानी कि ये दोनों वोल्टेजेस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सम नहीं की जा सकती है। इनको सम करने के लिए हमें पैरेललोग्राम का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम इन दोनों को पैरेललोग्राम में यूज करते हैं तो यहाँ एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल टू वी एल है, दिस इज योर वी एल। एंड एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दिस इज पैरेलल टू वी आर। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे रेफरेंस से, ये आपके पास टोटल वोल्टेज V आ जाएगा। एंड दिस टोटल वोल्टेज V इज हैविंग सम एंगल ऑफ फाई फ्रॉम दिस करंट I, राइट। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें मिलता है V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, राइट। यानी कि इन वी आर और वी एल को दोनों को कंबाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक तरीका है कि हम इसको करेंगे अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दैट विल गिव यू द टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V। ठीक है, अब चूंकि हमें मालूम है कि जो वी आर है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू आई इंटू आर, लाइक, ठीक है, रजिस्टिव वोल्टेज है। और जो वी एल है दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर इनको यहाँ पर पुट करते हैं हम तो हमें मिलता है V इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से आई को कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और आई को अगर हम v की तरफ ले आए तो दिस विल बिकम v अपॉन आई, दैट विल गिव यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये जो v अपॉन आई है दिस इज नथिंग बट द इम्पीडेंस इन द एसी सर्किट्स। ठीक है, वोल्टेज अपॉन करंट यूजुअली रेजिस्टेंस होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन एसी सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस की जगह हम लिखते हैं इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पर सर्किट एलिमेंट्स आरएलसी तीनों होते हैं, राइट। तो दिस इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ दिस आरएल सीरीज सर्किट, जो कह रहा है कि जो Z की वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होती है। अब अगर इस फेजर डायग्राम को फर्दर हम देखें तो इस फेजर डायग्राम में और क्या रिलेशन मिल रहा है, हमें यहाँ से फाई एंगल निकालने के लिए एक रिलेशन मिलेगा, दैट विल बी टेन फाई इज इक्वल्स टू वी एल अपॉन वी आर। और अगर हम इसमें वी एल और वी आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सएल अपॉन आर, दिस इज टेन फाई। टेन फाई के अलावा हम एक और टर्म यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉस फाई। कॉस फाई जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, कॉस फाई इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस अपॉन द टोटल वोल्टेज V, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आई आर अपॉन आई जेड, दैट इज आर अपॉन जेड। ये आपको मिल जाता है कॉस फाई का फॉर्मूला पावर फैक्टर का, दैट इज आर अपॉन जेड। तो ये कुछ रिलेशंस हमें यहाँ से मिल रहे हैं। अब अगर इस फेजर डायग्राम को थोड़ा हम रीड्रॉ करें तो हमारे पास एक करंट था जिसको हमने लिया हुआ रेफरेंस एक्सिस पर। इस करंट से हमारा जो सर्किट का V वोल्टेज है वो फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो क्लियरली वी कैन से कि जो करंट है वो लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज है बाय सम एंगल फाई, और फाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है आपकी एक्सएल की वैल्यू पे और आर की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आपको याद होगा रेजिस्टेंस के केस में फाई का वैल्यू 0 था क्योंकि वोल्टेज करंट सेम फेस में थे, इंडक्टर वहां नहीं था। और इंडक्टर के केस में फाई का वैल्यू 90 डिग्री था, जिसमें करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से पीछे था क्योंकि वहां पे इंडक्टर नहीं था। यहाँ इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो जो एंगल है वो ना 0 हो सकता है ना 90 हो सकता है। तो दैट फाई एंगल विल बी समवेयर बिटवीन 0 to
जीरो से बड़ा होगा हमेशा, और ग्रेटर होगा, और 90 डिग्री से स्मॉल होगा, राइट। जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर इंडक्टर है, और 90 नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कह सकते हैं कि जो करंट है Vm sin ओमेगा टी लगाने के बाद उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए Im sin ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि आपका जो करंट है वो फाइव एंगल से लैग कर रहा है। नाउ वी कैन प्लॉट द वेव फॉर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज तो आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपल हमारा रेफरेंस एक्सिस को लेते हुए हम 0 पाई 2 पाई को यहाँ पे बना लेते हैं। दिस इज द वोल्टेज। करंट बनाने के लिए हमें करंट को 90 फाइव एंगल से लैग कराना है, और फाइव की वैल्यू हमने देख लिया है कि 0 से बड़ी और 90 से छोटी होनी चाहिए। ये 90 है, ये 0 है, इसके बीच में कहीं से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा फाइव है, यहाँ से अगर ये फाइव है तो ये यहाँ पर क्रॉस होगा और ये यहाँ पर क्रॉस होगा। तो द वेव फॉर्म फॉर द करंट विल गो समथिंग लाइक दिस। ये आपका करंट का वेव फॉर्म हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इज Im, दिस एंगल इज फाइव, ठीक है। तो ये वोल्टेज बन गया, करंट बन गया। अब अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्मॉल पी इज वी इनटू आई। वेव फॉर्म के थ्रू अगर हम समझें तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके हमें क्या वेव फॉर्म मिल रहा है, 0 से फाइव एंगल के बीच में आपका वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो पावर आपका नेगेटिव बनेगा। इस बार हम इसको सेपरेटली बना लेते हैं। ये कुछ जो टाइम इंस्टेंस हैं हमने इनको नीचे प्लॉट कर लिया, जो वेवफॉर्म बनाने में हमें हेल्प करेंगे। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव का पावर बनेगा 0 से 5 के बीच में। 5 से पाई के बीच में दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हैं, तो आपका पावर भी पॉजिटिव बन जाएगा। पाई से पाई प्लस 5 के बीच में करंट पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है, तो आपका पावर नेगेटिव हो जाएगा। पाई प्लस 5 से 2 पाई के बीच में बोथ आर नेगेटिव, पावर विल बिकम पॉजिटिव एंड समथिंग लाइक दिस। ये आपका बना स्मॉल p का वेव फॉर्म। हम स्मॉल p के वेव फॉर्म में देख रहे हैं कि पॉजिटिव पार्ट भी आ रहा है, नेगेटिव पार्ट भी आ रहा है। नेगेटिव पार्ट इंडक्टर की वजह से आ रहा है क्योंकि जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो चल रही है, और पावर का फ्लो हो रहा है दोनों तरफ से, लोड टू सोर्स एंड सोर्स टू लोड। और जो पॉजिटिव बड़ा पार्ट है वो रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पावर कंज्यूम हो रही है वो सिर्फ रेजिस्टेंस में जा रही है, और रेजिस्टेंस में जाने वाली पावर यूनिडायरेक्शनल होती है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है, जो मेजर पार्ट यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपका जो फाई का एंगल है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो से आपका बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूजुअली वी हैव Vm sin ओमेगा टी इंटू Im sin ओमेगा टी माइनस फाइव। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके और sin A sin B का फॉर्मूला लगा के हमें यहाँ से एक रिलेशन ऑब्टेन होगा, एंड दैट रिलेशन विल बी Vm Im by 2 cos फाइव माइनस Vm Im by 2 cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। अब इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, डीसी टर्म है। और ये जो टर्म है ये आपका एसी टर्म है जिसमें डबल फ्रीक्वेंसी है, और ये कॉस वेव है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रजिस्टिव केस में डिस्कस किया था, एक टर्म डीसीआई है, एक टर्म एसीआई है, डबल फ्रीक्वेंसी की है, कोसाइन टर्म है। एंड जब हम एवरेज निकालने चलेंगे तो एवरेज में हमारा जो एसी क्वांटिटी का पावर आएगा एवरेज वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमें सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो मिलेगा, हम थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हम ये चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस विल बिकम इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Vm Im by 2 cos 5। और Vm Im by 2 क्या होता है, Vm by root 2 Im by root 2 cos 5, दैट विल गिव यू Vi cos 5, ठीक है। ये आपका यहां से एक पावर का फॉर्मूला मिला है जिसको कहते हैं कैपिटल P। अभी तक आपने देखा था कि रेजिस्टेंस में पावर Vi था, अब आपका पावर हो गया है Vi cos 5, क्योंकि cos 5 का वैल्यू यहां पर 1 नहीं है, जो कि रेजिस्टिव केस में 1 था, तो वहां से वो cos 5 ऑटोमेटिकली खत्म हो गया था। तो बेसिकली P जो है इसी सर्किट में वो हमेशा Vi cos 5 ही होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वैल्यू ऑफ फाई इज देयर, उसके हिसाब से हम कैपिटल P की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। अब दिस इज वन पावर इन केस ऑफ एसी सर्किट्स, इसको एक्टिव पावर कहते हैं। बेसिकली एक्टिव पावर वो पावर है जो हमारे सर्किट में कंज्यूम हो रही है, जो डिलीवर हो रही है, सोर्स से लोड पे जा रही है और उससे हम कुछ यूजफुल टास्क कर रहे हैं, राइट। ये हमें कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और Vi cos 5 इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है इसकी वॉट। इसके अलावा भी और कुछ पावर यहाँ पर हमारे पास होती है। अगर हम फेजर डायग्राम को देखें तो फेजर हमारा कह रहा है ये वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, दोनों के बीच में फाई एंगल का एक
फेज शिफ्ट है। इस आई के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में है जिसको आई कॉस फाई, और एक कंपोनेंट आई के साथ वोल्टेज से 90 डिग्री से फेज शिफ्टेड है जो आई साइन फाई है। अब अगर हम प्रीवियस एनालिसिस को देखते हुए इसको समझें तो एक आई कॉस फाई नाम का करंट है जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है, यानी कि ये वो करंट है जो रेजिस्टेंस में गया, दिस इज द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द करंट। ये वोल्टेज से 90 डिग्री शिफ्टेड है। 90 डिग्री पे एंगल एक वो एंगल होता है जब हमारा प्योर इंडक्टेंस है, यानी कि ये वो करंट है जो हमारे इंडक्टिव पार्ट में जा रहा है, इंडक्टिव करंट है ये बेसिकली, जो किसी भी तरह से पावर को कंट्रीब्यूट नहीं करता। आपको याद है रेजिस्टेंस में वोल्टेज के साथ करंट था तो आपका पावर हो रहा था, और जो वोल्टेज के 90 डिग्री पे करंट इंडक्टेंस में आया था वहां से पावर जीरो आ रहा था, राइट। तो जो एक्टिव पावर P बन रही है वो वी आई कॉस फाई इस आई कॉस फाई की वजह से ही बन रही है जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है। दूसरा जो पावर आई साइन फाई की वजह से बना जिसको हम वी आई साइन फाई कहते हैं, इसको बेसिकली Q से रिप्रेजेंट करते हैं। द नेम ऑफ दिस पावर इज रिएक्टिव पावर। ये वो पावर है जो इंडक्टेंस में जा रही है, दोनों डायरेक्शंस में सर्कुलेट हो रही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पर, जो पॉजिटिव नेगेटिव हम वेवफॉर्म में भी देख पा रहे हैं और पहले भी हमने देखा था। इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। द फॉर्मूला इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, VAR, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो VAR है। और इन दोनों करंट के कंपोनेंट को मिला के जो आई हमारा बन रहा है, मेन कंपोनेंट जो सप्लाई से लिया जा रहा है, उसकी वजह से जो पावर ली जा रही है सप्लाई से उसको कहते हैं VI। यूनिट है वोल्ट एम्पियर, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, और नाम है इसका एपरेंट पावर, ठीक है। ये हम टोटल पावर सप्लाई से ले रहे हैं। ये वो पावर है जो एक्चुअल में कंज्यूम हुई, और ये वो पावर है जो सर्किट में है लेकिन कोई यूजफुल काम नहीं कर रही है। इन केस ऑफ इंडक्टेंस या इन केस ऑफ कैपेसिटेंस ये पावर वहां रहती है, सर्कुलेट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमारे यूज में कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो दीज आर द थ्री पावर्स इन केस ऑफ ईसी सर्किट्स। हमेशा ये हर जगह हर सर्किट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर इज, हमारे पास जो वोल्टेज है VR यहां पर था, जो वोल्टेज है VL वो यहां पर था, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हमने जो वोल्टेज V प्लॉट किया था वो ऐसे यहां से प्लॉट हुआ था। इन वोल्टेज क्वांटिटीज में से अगर हम करंट वाले पार्ट को हटा के सिर्फ इंपिडेंस वाले पार्ट को मार्क करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास आ जाता है रेजिस्टिव पार्ट, वर्टिकल एक्सिस पर आपके पास आ जाता है इंडक्टिव पार्ट, और इन दोनों को सम करने के बाद जो आपको मिलता है वो होता है इंपिडेंस पार्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया XL, ये आपका हो गया R, और ये आपका फाई एंगल है। तो अगेन यहां से आप देख रहे हैं ये इंपिडेंस ट्राइंगल बन गया है आपका। इस इंपिडेंस ट्राइंगल से हमें क्या मिल रहा है, Z का वैल्यू मिल रहा है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, कॉस फाई मिल रहा है आपको R अपॉन Z, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि एक्सेल जो है वो आपके पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पे है, और रेजिस्टेंस जो है वो रियल नंबर है, एक रियल एक्सिस पे आता है। तो जब हम R और एक्सेल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा Z बार, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस इज R प्लस J XL। एक्सेल आपका JXL हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल पर है पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे, और R आपका एक रियल नंबर है, दोनों सीरीज में लगे हैं तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट Z1 प्लस Z2। क्योंकि हम लोग दो क्वांटिटीज जिनके बीच में फेज डिफरेंस है उनको डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, या तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे जो कि एक पैरेललोग्राम का रिलेशन बनता है, और या तो हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में दोनों इंपिडेंसेस को कैलकुलेट करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को यहां से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से चीजें हमारी चल रही हैं, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट द RL सीरीज सर्किट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं RC सीरीज सर्किट। टिल देन